जो बात आपने कही सबसे पहले, सवाल वही है कि जिस तरीके से जब अर्थव्यवस्था गोता लगाने लगी, तब केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। 3 फेजेस में ये पैकेज जो है वो दिए भी जा चुके हैं, लेकिन तमाम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि अगर ये लोन देने की बजाय जो पिछला लोन था उसको माफ करते तो ये शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि लोन दे रहा इंडस्ट्री चलेगी, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कहां करेंगे। एक सबसे बड़ी वजह वो है, और आपने वो बात कही भी। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होता कि 20 लाख करोड़ को राज्यों को दे देते और वो अपनी सुविधा के अनुसार से जिसको जितनी जरूरत होती उतना पैसा वो देते खुद? देखिए, आपने जो डिमांड की बात बोली वो बिल्कुल सही बात है। ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है, ये अजीब सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में डिमांड का प्रॉब्लम होता है या सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बंद पड़े हैं। तो इसमें आपको सरकार को दोनों डिमांड और सप्लाई को एक साथ स्टार्ट करना है। इस पैकेज में कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में बोला कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए। उसमें न्याय जैसी योजना हो, आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए, मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की जरूरत है। और अगर हमने पैसा नहीं दिया और डिमांड नहीं चालू हुआ तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान देश को होने जा रहा है। राज्यों को मैंने कहा कि कोरोना से ज्यादा नुकसान जो आर्थिक नुकसान होगा वो होगा। नहीं, राज्यों को अगर पैसा देते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, देखिए, नहीं, डिलीवरी आप कैसे भी करिए, पैसा जनता के जेब में आना चाहिए, क्योंकि जब जनता के जेब में जाएगा तो ही डिमांड क्रिएट होगा। वो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है कैसे पहुंचाना है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर वो नेशनल गवर्नमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर मेरा कहना है कि बहुत जरूरी है कि गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाए। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद। थैंक यू। क्या मैं सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एक राउंड में कृपया एक सवाल पूछें, दूसरे राउंड में हम कोशिश करेंगे। अब मैं सीधा देश के दूसरे कोने में केरल जाता हूं और एशिया नेट से प्रशांत जी इज हियर फ्रॉम एशिया नेट। प्रशांत जी, विल यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन? प्रशांत जी फ्रॉम एशिया नेट इन केरला। कैन यू जस्ट yeah, okay. Yeah, can you see me, Mr. Gandhi? Yes, we can. No. He also Hello, has Mr. a pink Rahul wall. Gandhi. Thank you for this interaction. Prashant, yes, I see you. How are you? Yeah, fine. Actually, the package announced by the center, that is mainly loan based, and they are saying that this is to increase the infrastructure in a long-term basis. Also, they are coming up with structural reforms. So, do you think that these measures will help? Because immediate cash transfer is what you ask, but do you think long-term measures like infrastructure development is also needed? As I am from Kerala, though Mr. Randeep Surjewala said that only one question can be asked. Can I also know about your opinion about the Kerala model of tackling this coronavirus, especially the situation in Wayanad? Because your party is also a loggerhead with the government there. As I'm a member of Parliament from Kerala, I will answer your Kerala question as a special request. First point, the most important thing right now, as I stated, is to fire demand, to start the demand and the supply. And for that, we need to give money directly to people. Absolutely, infrastructure is key.
Absolutely, we have to think about these things. But right now, the priority is putting money directly into the hands of the people. It's like when you want to start an engine, you have to put fuel into the carburetor. If you do not put fuel into the carburetor, you turn the key, nothing will happen. My worry is that when the engine starts, there will be no fuel in the carburetor, it will not start. Then we will have a very serious problem. Going to your Kerala question, look, Kerala has a history of success in healthcare and education. And this is something that has been going on for many years. It is there. It has been the case during UDF and during LDF. And I think it is credit to the people of Kerala that they put an effort and value these fundamental things. So I would call this success against coronavirus a success of every single person in Kerala. And I think it is a tremendous success of all Keralites, and it is an example for others. Thank you, sir. Thank you, Prashant ji. May I now go to the another side of the country, to Gujarat. Ronak Patel ji is here from ABP Asmita. Hi Rahul. थोड़ा रौनक पटेल जी, थोड़ा बैकग्राउंड आपका कैसा है? मेरा येलो है. येलो है. Ronak ji has interviewed. He's right next to Vaishak on the screen. राहुल जी मिले आपको? नहीं, रौनक पटेल. He's on screen number 2. या मिल गए. या राहुल, मेरा सवाल ये था कि पिछले कुछ दिनों से जो भी वारदातें हो रही है, दुखद घटनाएं हो रही है, सभी खास करके जो मजदूर है, माइग्रेंट लेबर से, चाहे गुजरात से हो या अलग अलग स्टेट से, उनके साथ दुर्घटना भी होती है, ऐसे दृश्य भी आते हैं जो आपको झंझोड़ते हैं. आप क्या मानते हैं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? उससे जुड़ा मेरा सवाल है कि आपको लग रहा है कि अलग अलग जो स्टेट है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, चाहे गुजरात से मध्य प्रदेश हो, गुजरात से राजस्थान हो, गुजरात से महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र से और स्टेट हो, और क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी सरकार से सलाह मशवरा किया? देखिए, ये गलती देने का टाइम नहीं है, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है. आज हिंदुस्तान के सामने बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना. ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है. जो लेबर की बात है, ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. तो मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं. मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, इनकी मदद हम सबको करनी है. सिचुएशन ये है कि बीजेपी सरकार में है और उनके हाथ में सबसे बड़े औजार है, तो उनको उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है. हम ऑपोजिशन में, हमारा भी काम है, हमारा संगठन है, हमारा भी काम है, और जॉइंटली एक काम सबको करना पड़ेगा. स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है, मगर उसको रिजॉल्व करना है. हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मध्य प्रदेश और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है. वो बात छोड़िए, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. और जो आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है, वो जो चैलेंज है उसको हम एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करें. Thank you, Ronak ji. May I now go to another part of the country, to Assam. From Parag News, Pranoy Bordoloi ji, please come in. Yeah, hello. Can you hear me? Yes, I can. Hi. Yeah, good afternoon, Razib ji. Rahul ji. My question is same thing. The migrant issue is a big issue in India, and Assam is also no exception. So lakhs of people from Assam, they are stranded in different parts of the India. So what do you think? Whether the government of Assam as well as the government of India is doing appropriate step? They are doing properly to evacuate the people from those places to their home states. As I already mentioned, it is a very challenging job. There might be discrepancies, but I don't want to raise or finger point about the discrepancies. This is not the time or the place. Whenever something like this happens, it is easy to point fingers. I don't want to do that. But our people are in pain. They are struggling.
Millions of people are walking towards their homes, and it is our duty as the opposition, it is the duty of the government of India and all of us to protect them, to help them. And so I think the spirit should be one of trying to do as much as we can to make their life easier. And I think it is fundamental that we give direct money to them. It is very important that we get at their most difficult time in their life. They are not going to have a more difficult time than this. It is important that we are holding their hand and that they understand and that they believe that India is holding their hand and India is not going to let them down. And I commend my friends in the media for showing the tragedy that is unfolding, because if you had not shown the tragedy that is unfolding, we would not be able to build the type of pressure that we are building. Thank you, sir. May I now come back to Rajasthan, and Yogesh Sharma ji from First India, kindly ask your question. Yogesh Sharma ji, First India. योगेश जी, आपका राहुल जी आवाज आ रही है? आपका कैमरा जी आवाज आ रही है? योगेश शर्मा जी, ओके जी जी। राहुल जी, बड़ा अहम सवाल है और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम सबसे बात की। राहुल जी, सबसे जरूरी सवाल, आपने 12 फरवरी को ट्वीट किया था और 12 फरवरी को आपने ट्वीट कर केंद्र की सरकार को आगाह कर दिया था, इस भयानक आपदा को लेकर ट्वीट कर दिया था, बता दिया था और ये बता दिया था कि ये संकट हर राज्य में फैलेगा। क्या मानते हैं आप बड़ी चूक हुई? और उसके बाद आज जब पूरा देश में हजारों लाखों प्रवासी किसी न किसी राज्य में पैदल चल रहे हैं, किसी न किसी राज्य में पैदल चलते हुए इनकी मौत भी हो रही है, बच्चे, बूढ़े, छोटे बच्चे, और ऐसी भयावह हालात पैदा हुए, तो क्या लगता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वो अपना विश्वास उन्होंने प्रवासियों के मन में खो दिया? और ये तमाम जो हालात है उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का कोई एक्शन प्लान है आपकी नजर में? आपने किराए को लेकर जरूर पहल की सोनिया जी ने, लेकिन क्या किराया काफी होगा क्योंकि लोग तो पैदल चल रहे हैं? जी नहीं, हमारे स्टेट्स में हम पूरी तरह सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट्स में हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्टली पैसा दे रही है। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है, तूफान अभी सामने आ रहा है, और वो तूफान आर्थिक तूफान है और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है। तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है। और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर सरकार के लोग विपक्ष की बात अच्छी तरह सुने, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई है, अगर अच्छी तरह सुने वो तो हमारी बात मान लेंगे। इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूं थोड़ा। ऑपोजिशन का काम यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया योगेश जी। मैं अब बिहार में टीवी 18 बिहार झारखंड दिवाकर जी हैं, कृपया वो आएंगे। दिवाकर जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार दिवाकर जी। राहुल जी, आपने माइग्रेंट लेबर्स की बड़ी समस्या आपने, भैया थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। हाँ राहुल जी, आपने माइग्रेंट लेबर्स का जिक्र किया
प्रवासी मजदूर जो कोरोना का संकट काल है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और आपने कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, और वक्त आ गया है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप 3 कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता? क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए, और गिनती के कुछ शहर खड़े किए, आइलैंड खड़े किए, जहां रोजगार को लेकर हम भटकते हैं और पलायन को मजबूर होते हैं। और देश का पूर्वी हिस्सा खास तौर पे बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आते हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ रोजगार क्रिएट होते। तो क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, और वो सरकारें जो आगे ले जा रही थी वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो जिम्मेदार नहीं है? आप विवाद तरीके से अपनी बात रखते रहे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो का जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए, और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए। और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे के इनको आप बड़ा कीजिए, और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया। कभी आप मुझसे गहराई में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे गहराई में बात कर सकता हूं इनके बारे में, बट ब्रॉडली जब कोई घर छोड़ के जाता है तो रोजगार के लिए जाता है, भविष्य के लिए जाता है, अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है। तो रोजगार की हमारी एक क्लियर कट नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। Thank you, sir. May I now go to Tamil Nadu? And my friend from Tamil Nadu will pardon my pronunciation, for I'm from Haryana. I think the name is pronounced as Karthi Gai Selvan from Puttiya Talaimurai TV. Karthi ji, where is Karthi ji? Please ask your question. Please unmute yourself. Karthi, please unmute yourself. You're still muted. Karthi, Unmute yourself. Can you tell us what your room looks like, or can you give us some indication, because we can't see? It's a white background, sir. He's worn maroon shirt. Yeah. Yes. Can you hear me, sir? Yes, please. Good morning, Ragul sir. Yeah. This is Karthik Chilvan from Pudhiya Talaimurai. You can call me as Karthik. It's New Generation Media. Yeah. Happy to have this session. Ragulji, the center has been claiming that the schemes announced for 20 lakh crore is to rebuild India using the crisis as an opportunity. Don't you see like that? It's like 1991 where we went for a reformation. Similarly, we are using this corona crisis as an opportunity to rebuild India. That's what the center claims. Don't you see like that? I mean, I wouldn't like to compare what is going on right now to the crisis in the 90s. I don't think that is a correct comparison. I don't think this type of crisis has happened not only in India, but in the world. A crisis of this nature has not happened for a very long time. If we want to think about an opportunity into the future, we have to think about our present. You cannot imagine a future and then say, I'm not bothered about the present. And so if you want to have a future, you have to defend your present. And currently there is tremendous pain
In Tamil Nadu, I know many, I've seen pictures of many migrants who are walking from Tamil Nadu. These people are the future of India. We have to protect them. We have to support them. We have to give them money. We have to make them confident. And so, yes, there is a potential for a future transformation, but that will come later. But right now, today, we have to think about what is going to happen to all our old people. We have to think what is going to happen to our people who have heart disease, who have lung disease, and we have to protect them. Thank you. Thank you, sir. May I now request Mukesh Rajput ji from Kabre Abhi Tak, Haryana and Himachal to ask his question. Mukesh Rajput ji. Mukesh Rajput ji, you have to unmute yourself. जी शुक्रिया सुरजेवाला जी। राहुल जी नमस्कार। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, आप ही के पिताजी कहा करते थे कि सरकार जो पैसा देती है, 1 रुपया देती है तो 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। और आज की तारीख में ये जो परसेंटेज बढ़ा है घटा है, क्योंकि सरकार हमेशा ही सहायता करना चाहती है, लेकिन जिस तक वो सहायता पहुंचनी चाहिए वो सहायता पहुंचती 15% थी जब कांग्रेस का शासन था। आज कितना पहुंचती है, एक तो मैं ये जानना चाहूंगा। और जिस तरीके से ये जो कोरोना वायरस की महामारी पूरी दुनिया में फैली है, तो उस वक्त जब लॉकडाउन का फैसला लिया गया, क्या वो सही फैसला था, या फिर आज जिस तरीके से जो चौथा चरण इसका आने वाला है और उसमें तमाम जो चीजें हैं उनको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तो आपकी दृष्टि में अर्थव्यवस्था जरूरी है, लोगों का सही सलामत रहना जरूरी है, किस तरीके से आप इन सब चीजों को देखते हैं? ये जो आप एक चॉइस दिखा रहे हैं जी, कह रहे हैं कि या अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट किया जाए या हेल्थ को देखा जाए, ये एक फॉल्स चॉइस है। ऐसी कोई चॉइस नहीं है। हिंदुस्तान काफी इंटेलिजेंट देश है। हम अगर ठीक से प्लानिंग करेंगे तो हम दोनों चीजों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं। मैं यहां ये नहीं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन ठीक था, लॉकडाउन गलत था। मुझे ये दिख रहा है कि लॉकडाउन हुआ और अब हमें लॉकडाउन से होशियारी से, इंटेलिजेंस से, समझदारी से निकलना है। किस प्रकार निकलना है